एक कहानी सुनाऊं। एक था राजा, एक थी रानी। दोनों मर गए, लेकिन कहानी खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है। तब फ्रांस की सत्ता में केवल दो धड़े हुआ करते थे। सबसे ऊपर नोबेलिटी और उसके ऊपर क्लर्गी। क्लर्गी यानी कि पादरी लोग जो थे, उन्होंने आम लोगों को ये बता रखा था कि राजा जो है वो ईश्वर का दैवीय अवतार है, हमें उसका हर हुक्म मानना चाहिए। और खुद क्लर्गी ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, हमें हर कोशिश पर उनका सम्मान करना चाहिए। लोग करते भी थे, लेकिन ऐसा हमेशा चल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ भी कांस्टेंट नहीं था। धीरे धीरे लोगों का विश्वास इस पर से उठने लगा। तो चर्चों की शक्ति इतनी बढ़ गई थी, या चर्च अपने आप को इतना सुप्रीम मानने लगे थे कि वो लोगों को धमकाने लगे थे कि तुम हमारे अगेंस्ट, तुम इस बाइबल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जब फ्रांस अपनी सत्ता के दो धड़े बनाता है, पहला जिसे राइट विंग कहते हैं, जो राइट साइड के लोग बैठते हैं, दूसरा जिसे हम कहते हैं लेफ्ट विंग। बात हो गई कि दो धड़े बन गए हैं, एक राइट विंग और लेफ्ट विंग, और एक नोबेलिटी। तो फिर क्रांति क्यों हुई? दरअसल क्रांति इसलिए हुई क्योंकि लेफ्ट विंग जो था वो राइट विंग पे कुछ ज़्यादा ही हावी होने लगा। तब ब्रिटेन और फ्रांस में एक जंग चल रही थी। ऐसी जंग कि वो 7 सालों तक चली, जिसे हिस्ट्री में 7 ईयर वॉर कहा गया है। और ऐसी इनके दोनों मुल्कों के बीच एक वॉर और हुई थी, जिसे एंग्लो फ्रांस वॉर भी कहा गया है। एक और था कारण कि ये लोगों में इतना रोष क्यों प्रकट हुआ। दरअसल फ्रेंच में और ब्रिटिश में, दोनों के पास बॉर्डर आसपास हैं, दोनों में बहुत लड़ाई चलती थी। एक लड़ाई तो इन दोनों में इतनी लंबी चली थी कि 7 साल तक चली, जिसका नाम रखा 7 ईयर वॉर। तो 7 साल की इतनी लंबी लड़ाई में दोनों देशों ने न जाने कितने लोगों को खोया, दोनों देशों में न जाने कितना अकाल पड़ा, यहाँ तक कि खाने को रोटी नहीं थी लोगों के पास। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जनता के आंखों में रोष भरने लगीं और उन्हें विद्रोह का एक मौका देने लगीं। और ये विद्रोह का मौका उन्हें मिला भी। ये विद्रोह का मौका उन्हें तब मिला जब उन्हें पता पड़ा कि उनकी रानी, जो कि पादरी कहते थे कि ईश्वर की भेजी हुई हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर में थी। वो किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम पत्र लिखा करती थी। जब लोगों में ये बात आई तो लोगों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति कैसे ईश्वर को भेजा जा सकता है, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है। एक और, जब दोनों देशों में जंग हो रही थी तब वहाँ की रानी अपने लिए महल बनवा रही थी। कहते हैं कि वहाँ की रानी ने अपने लिए एक अलग महल बनवाया था और उन्हें कुछ ज़्यादा ही सजने संवरने का शौक था। तो उन्होंने अपने सिर पर एक जहाज बनवाया था, जो कि तब के हिसाब से फैशनेबल रहा होगा। और यही जहाज कुछ पेंटिंग्स में भी देखने को मिलता है। एक पेंटिंग और हमें देखने को मिलती है जो तब तब की बनी है, जिसमें बताया गया है कि नोबेलिटी और क्लर्गी कैसे वहाँ के पेशेंट्स पर उनकी पीठ पर बैठकर सवारी कर रही हैं, जो ये दिखाने का पर पुरजोर विरोध था कि ये गलत हो रहा है। जब तब उन्हें विद्रोह का एक मौका मिला, ये चिंगारी भड़की, और चिंगारी भड़की तो फिर शांत कहाँ होने वाली थी। धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बनी कि राजा और रानी दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। तब तो फांसी नहीं होती थी, वो एक अजीब टाइप की सज़ा होती थी। वो ऊपर से एक ब्लेड टाइप की गिरती थी और गले कट जाते थे, और उनके कटे गलों को सैनिकों ने, वहाँ के लोगों ने अपने भालों पे टांगा और पूरे नगर में घुमाया। और फिर तो एक के बाद एक उनके निशाने पे आते चले गए और कत्लेआम होते चला गया, और फ्रांस की सड़कें पूरी खून से लाल हो गईं। इसलिए मैंने कहा है कि इतिहास उस दिन काला नहीं, लाल हुआ था। तब जंग यहाँ रुकी ही नहीं, फिर तो जो कत्लेआम मचा है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वहाँ के क्लर्गी डिपार्टमेंट जो आता है, वहाँ के बिशप, वहाँ के पादरी, वहाँ के पुजारी, सबको उनने कत्लेआम किया। यानी कि जो जो राज सत्ता में बैठा था सबको ही कत्लेआम करते गए। फिर ये है कि ये कब तक चलता, एक बार इसको बंद होना था, और वो हुआ भी। तब एक व्यक्ति निकल के आया था, नेपोलियन। नेपोलियन वो व्यक्ति था जो उसने दल का नेतृत्व किया था, और बाद में जिस चीज़ के लिए लड़ रहे थे उसी के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया।
तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेल क्यों हुआ? फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेल होने के बहुत सारे कारण थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण था कि लोगों के पास कोई नेतृत्व नहीं था। वो एक अंधी भीड़ थी जिसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दूसरा बड़ा ये कारण था कि भाई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। कि चलिए ठीक है, उनके राजा को मार दिया, पादरियों को मार दिया, इसके बाद क्या? फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेल यहाँ हुआ कि राजा रानी के मारने के बाद भी स्थापित शासन नहीं आ पाया और उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी स्थिति वहीं के वहीं रही। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेल इसलिए हुई क्योंकि जिस चीज़ से वो लड़ रहे थे, जिस चीज़ से वो बच रहे थे कि राजा नहीं होना चाहिए, रानी नहीं होनी चाहिए, आखिरी में उनके साथ वही हुआ। आखिरी में एक व्यक्ति आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो उस व्यक्ति ने वही किया जो पिछले कड़ी से चला आ रहा है। उस व्यक्ति ने भीड़ को संगठित किया। उस व्यक्ति ने भीड़ को खुद को भीड़ का नेता बताया कि भाई मैं तुम्हारा नेतृत्व करता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कहाँ करना है, कैसा करना है, क्या करना है। और वो व्यक्ति तानाशाह बन गया। तो कुल मिला के द बेसिक फीचर ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन पूरी तरह से फेल हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस चीज़ से निजात पा रही थी उसी में और गहरी गृहस्थी चली गई। लेकिन कुछ नेपोलियन बोनापार्ट थोड़ा लिबरल था, उसने चर्चों की शक्तियाँ कम कर दी थी, उसने पादरियों को सम्मान कम कर दिया था, ऐसे लोगों की ज़्यादा सुनने लगा था जो क्या लेफ्ट विंग से आते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लेफ्ट विंग एंड व्हाट इज़ राइट विंग। तो इसीलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन फेल हुई। गांधी जी ने मना इसलिए किया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंडिया में होने से क्योंकि इतना जो सारा खून बहा था, गांधी जी नहीं चाहते थे कि मेरे देश में इतना खून बहे या किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि वो मुझ पर शासन कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली गलती आपकी और मेरी होती है अगर कोई हम पर शासन कर लेता है। तो ऐसा तो हो नहीं है कि कोई भी शासन कर ले आके, कहीं ना कहीं हमारी चूक होती होगी। इसलिए गांधी थोड़ी अहिंसक प्रवृत्ति के थे, थोड़े से नॉन वायलेंस थे और उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि इंडिया में फ्रेंच रिवॉल्यूशन या उससे जुड़ी आइडियोलॉजी के लोग कभी एंटर ही ना हो पाए। इसलिए उन्होंने अपना पूरा आंदोलन सारा नॉन वायलेंस ही रखा। तो these are the basic कारण I can say about the failure of the